पेपर 2 में मुझे पता है कि आप लोगों को ऐसे लिखने हैं 6 में से 4, आपको रिपोर्ट लिखनी है, आपको आर्गुमेंट इन फेवर अगेंस्ट लिखना है, लेकिन लिखोगे तो तब जब आपके पास कंटेंट होगा। प्राइस राइज प्योर इकोनॉमिक्स का टॉपिक इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। इन्फ्लेशन पता होगी तो ये ऐसे आपका गया, बिल्कुल गया। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स छोड़कर गए हो, इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है पेपर 1 की, तो ये भी गया। दिक्कत यहां है कि आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 को अलग अलग मानकर चल रहे हैं और आपको लगता है कि पेपर 1 अलग है बिल्कुल और पेपर 2 बिल्कुल अलग है, इन दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो सवाल उठ जाता है फूड सिक्योरिटी पर, न्यूट्रिशन पर, और इकोनॉमिक्स का एंगल आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। ये सारी चीजें आपने कहां पढ़ी हैं? पेपर 1 में पढ़ी हैं। ज्योग्राफी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, एनवायरमेंट पढ़ा है। तीनों को जोड़ोगे तभी तो इस टॉपिक पे लिख पाओ। जय हिंद एवरीवन, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं एवीके एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जो है आपकी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक कॉमन मुद्दा, या कॉमन मुद्दा नहीं, एक कॉमन सवाल है, या बहुत ज्यादा बार कही जाने वाली एक स्टेटमेंट है कि सर मैं सो एंड सो एग्जाम की तैयारी कर रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेपर 1 तो तैयार है, लेकिन मुझे पेपर 2 के लिए क्या करना चाहिए, मुझे या पेपर 2 मैं कर नहीं पाऊंगा। उसके बाद कि सर मैं तो पेपर 1 इसलिए तैयार है मेरा क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स देते हुए आया हूं और यहां पर तो लिखना पड़ेगा, यहां पर तो ऐसे आता है, यहां पर तो जीएस का काम ही नहीं है, मैं जीएस में अच्छा हूं। फिर पेपर 2 कि सर पेपर 2 पे ध्यान दिया तो मेरा पेपर 1 खराब होने लगा, मेरे मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस कैसे करके चलो, इस बात पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एवीके एकेडमी लॉन्च कर रहा है 6 अक्टूबर को अपना अभ्यास बैच, जो कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का कवरेज रखेगा इन ऑनलाइन मोड। और अक्टूबर के एंड में एवीके एकेडमी लॉन्च करने जा रहा है अपना ऑफलाइन बैच। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, जिसमें आपकी इंट्रो गाइडेंस प्रोग्राम, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बात करते हैं शुरू पेपर 1 और पेपर 2 की। कॉमन स्टेटमेंट है कि सर पेपर 1 ध्यान दिया तो पेपर 2 रह जाता है, पेपर 2 पर ध्यान दिया तो पेपर 1 रह जाता है। दिक्कत यहां है कि आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 को अलग अलग मानकर चल रहे हैं और आपको लगता है कि पेपर 1 अलग है बिल्कुल और पेपर 2 बिल्कुल अलग है, इन दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर आप लोग ऐसा मानते हैं तो सीधे तौर पर आपकी अप्रोच में कमी है, मान लो। या तो आपकी अप्रोच में कमी है या फिर आपकी मेंटरशिप में दिक्कत है। फाइंड द इशू कि इशू कहां है, क्योंकि यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 बिल्कुल भी अलग चीजें नहीं है, दोनों को बैलेंस किया जाएगा। जब आपका पेपर सेम डे हो रहा है, सुबह पेपर 1 है, दोपहर में आपका पेपर 2 है, तो सीधे तौर पर बात यह है कि आपको दोनों की तैयारी को एक साथ लेकर चलना है। सीएसई की तरह नहीं है कि पहले प्रीलिम्स है, उसके बाद आपको करीबन 3 महीने का समय मिलता है मेंस के लिए और आप फिर तैयारी में लगेंगे मेंस की तैयारी में। नहीं, ऐसा नहीं है। सेम डे एग्जाम है तो तैयारी भी आपकी दोनों की साथ साथ ही होनी चाहिए। पेपर 1 का नाम जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस है, पेपर 2 का नाम जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन है। दिस थिंग जनरल स्टडीज ही तो पढ़ते आए हैं यहाँ पेपर 1 में। जब आपने पेपर 1 में हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, एनवायरमेंट, इकोलॉजी पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, टेक पढ़ा है, तो दैट इज जनरल स्टडीज, जो आपकी जनरल एबिलिटी चेक कर रहा है। और वही चीज पेपर 2 में भी मेंशन हो गई है। तो अगर कोई चीज आपने पूरे पेपर 1 में पढ़ी है और वही चीज पेपर 2 में आ रही है, तो दोनों चीजें अलग कैसे हो सकती हैं? यानी पेपर 2 में जनरल स्टडीज का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना आप उसे नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो दिक्कत यहां है कि जनरल स्टडीज को आप अलग रख रहे हैं पेपर 1 को, और पेपर 2 को आप एसे का नाम देकर। अक्सर मैं लोगों से नाम पूछता हूं पेपर 2 का कि पेपर 2 का नाम क्या है, और वो लोग बोल देते हैं सर डिस्क्रिप्टिव पेपर, सर एसे पेपर, सर कॉम्प्रिहेंशन पेपर। नहीं, पेपर का नाम जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन है। जनरल स्टडीज का एक अच्छा वेटेज है। इस वीडियो सेशन में मैं यही डिस्कस करूंगा कि कैसे पेपर 1 और पेपर 2 आपस में जुड़े हुए हैं और आप गलती करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 को अलग करके। पेपर 2 में मुझे पता है कि आप लोगों को ऐसे लिखने हैं 6 में से 4, आपको रिपोर्ट लिखनी है, आपको आर्गुमेंट इन फेवर अगेंस्ट लिखना है, लेकिन लिखोगे तो तब जब आपके पास कंटेंट होगा। और कंटेंट जब होगा आपके पास जब आप किसी चीज का हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल हर एक एस्पेक्ट जानते होंगे। और वो बहुत सारी चीजें आप लोग पेपर 1 में यानी जनरल स्टडीज में पढ़कर आ चुके हैं। मैं आपको फैक्ट्स के साथ ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने कहा कि पेपर 1 पेपर 2 को आप सेम डे एग्जाम है तो प्रिपरेशन भी टुगेदर एक साथ करें। ये 2025 का ही एक टॉपिक है जो पेपर 1 में आया है। 2025 का टॉपिक क्या है इससे में? क्लाइमेट चेंज एंड इंपैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। जिन लोगों को लगता है वो पेपर, जिन लोगों ने दिया भी होगा पेपर या पेपर उठाकर देख सकते हैं, ये किसी बार का स्टेटमेंट है, ये क्लाइमेट चेंज एंड इंपैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। भैया क्लाइमेट कहां सीखते हैं आप? इन्वायरमेंट का टॉपिक है, क्लाइमेट क्या है, या इनफैक्ट ज्योग्राफी में आप क्लाइमेटोलॉजी में सीखते हैं कि व्हाट इज क्लाइमेट, वो चेंज कैसे हो रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, व्हाट आर द अदर कंपोनेंट्स जो क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज में है क्या क्या सीजनल वेरिएशन हो रही है, टेम्परेचर कैसे राइज हो रहा है, आइस कैसे मेल्ट हो रही है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या है। और इंडियन एग्रीकल्चर किसका टॉपिक है? प्योर एंड प्योर इंडियन ज्योग्राफी। अब टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, सीजन्स, क्रॉप्स आप लोग इसमें पढ़ते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, सीजनल एग्रीकल्चर क्या है, सारी चीजें दोनों को जोड़ना है। यानी आपको इन्वायरमेंट की ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए और ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस टॉपिक पर लिख पाएंगे, अदरवाइज नॉट। कैसे? एग्जांपल से समझाता हूं। टेक अ क्रॉप व्हीट।
वीट अगर आपको पता है, अगर पता होगा, ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो पता होगा कि वीट एक रबी क्रॉप है जो टेम्परेट क्रॉप है, टेम्परेट क्लाइमेट में होती है। वीट को उगने के लिए ठंड चाहिए होती है और पकने के लिए गर्मी चाहिए होती है। इसीलिए अगर आप लोगों को अच्छे से पता हो कि साउथ इंडिया में सर्दी नहीं होती है, इसलिए वहां पर वीट का प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। और अगर मेजोरिटी ऑफ साउथ इंडिया में गेहूं पैदा ही नहीं हो रहा है, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में गेहूं पैदा हो रहा है, इसका मतलब गेहूं का एरिया ऑटोमेटिकली कम है इन कंपेरिजन टू द राइस, जो कि एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक्स हैं। हमें पता है कि वीट को ग्रो करने के लिए लो टेम्परेचर और लो रेनफॉल चाहिए, यानी ये तो मानसून में उगेगा ही नहीं, ठंड में उगेगा जब बारिश आएगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इसके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। फिर 2022 का केस लेता हूं मैं आपके सामने, कैसे इंपैक्ट आता है। 2022 में क्या हुआ कि फरवरी के महीने के एंड आते आते एकदम से टेम्परेचर राइज होने लगा और मार्च के महीने में एकदम से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया। गेहूं को पकना है गर्मी में, लेकिन वो एक साथ इतनी गर्मी नहीं सहन कर पाती है। जो गर्मी उसे मार्च एंड में मिलनी थी वो उसे फरवरी एंड में मिल गई और गेहूं का दाना श्रिंक हो गया। श्रिंक होने की वजह से उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया। जहां जो जितना आपका प्रोडक्शन किसी प्रति एकड़ में होना चाहिए था, उसका प्रोडक्शन घटकर 60 to 70% रह गया। यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से गेहूं का प्रोडक्शन कम हुआ 2022 में। अब कोई चीज कम है मार्केट में तो उसका प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। इकोनॉमी एंगल आ गया। प्राइस ज्यादा होने का मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगी। फूड इन्फ्लेशन का बढ़ने का मतलब है कि सरकार पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि हम बात करते हैं बेटा फूड सब्सिडी की। भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाली सबसे बड़ी सब्सिडी है फूड सब्सिडी। क्योंकि अगर आप लोग बजट पढ़ेंगे, बजट में आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर में आप लोग पढ़ेंगे बेटा सब्सिडी, और सब्सिडी में आप देखेंगे कि फूड सब्सिडी इज द हाईएस्ट सब्सिडी गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो सवाल उठ जाता है फूड सिक्योरिटी पर, न्यूट्रिशन पर, और इकोनॉमिक्स का एंगल आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। ये सारी चीजें आपने कहां पढ़ी हैं? पेपर 1 में पढ़ी हैं। ज्योग्राफी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, एनवायरमेंट पढ़ा है। तीनों को जोड़ोगे तभी तो उस टॉपिक पे लिख पाओगे। अगर नहीं पता होगा आपको ज्योग्राफी का एंगल कि गेहूं पैदा किस क्लाइमेट में होता है, उसे टेम्परेचर क्या चाहिए, तो आप नहीं बता पाओगे कि धीरे धीरे टेम्परेचर राइज हो रहा है। राइज होने की वजह से ऐसी क्रॉप्स जो कि ठंडे क्लाइमेट में पैदा होती हैं वो नहीं उग पाएंगी, और इससे जो वेरिएबिलिटी ऑफ क्रॉप्स है वो कम हो जाएगा। तो आपको ज्योग्राफी की नॉलेज, एनवायरमेंट की नॉलेज एंड देन इकोनॉमिक्स की नॉलेज पता होनी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ इंडियन एग्रीकल्चर पर, फूड सिक्योरिटी नहीं बल्कि फूड सब्सिडी की वजह से सरकार पर भी दबाव डालेगा, बिकॉज आप रेवेन्यू में, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पार्ट पढ़ चुके होंगे। ये सारा बेसिक है, पता होगा, फैक्ट्स डालोगे, ऐसे खत्म हो चुका है। यही एक एग्जाम्पल पर आप ऐसे खत्म कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऐसे आपका बनेगा। नेक्स्ट, सिर्फ एक टॉपिक नहीं, 2024 में से हर पेपर में से निकालने की कोशिश करी है मैंने, जितने मैं जल्दी से निकाल पाया वो आपके सामने लेकर आया हूं। ट्राइबल रेजिस्टेंस टू द कॉलोनियल रूल। वाह, प्योर मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। ट्राइबल्स क्या होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आप समझा सकते हैं कि ट्राइबल्स को मेंशन कहां किया गया, ट्राइबल एरिया को पॉलिटिकल एंगल लेकर आ जाओ, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। उसके साथ साथ रेजिस्टेंस की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री का प्योर एंगल है। उसके कॉजेज क्या हैं, कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस, कहां कहां वो हुआ, लीडर कौन है, कहां सीखोगे, मॉडर्न हिस्ट्री में सीखोगे। मॉडर्न हिस्ट्री आपको बताएगी कि ट्राइबल्स ही असलियत में सबसे पहले हैं जो कॉलोनियल यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ सबसे पहले खड़े हुए हैं, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं और ब्रिटिशर्स ने यानी यूरोपियंस ने उनके जंगलों को ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसको वो लकड़ी काटते हैं और वहां जमीन साफ कर खेती बाहर के किसानों से करवाते हैं, क्योंकि ट्राइबल्स खेती में ज्यादा अच्छे नहीं हैं। उन्हीं की जमीन पर बाहर से लोग आ जाते हैं, जमींदार आ जाते हैं, एंड दिस लेड टू द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्राइबल्स, जो कि 18th सेंचुरी में शुरू हो जाता है, जब ना तो देश है, सिर्फ रियासतें हैं, और यहां पर रेजिस्टेंस बहुत पहले से है। नंबर ऑफ ट्राइब्स वहां पर रिवोल्ट करती हैं, गोंड है, ठीक है, कोया है, चुआर है, भील है, नंबर ऑफ खमतीज, नंबर ऑफ ट्राइबल्स, सबके अलग अलग लीडर, सबका अपना अलग अलग कोर्स। वहीं से आपको समझ में आएगा कि जो ट्राइबल्स हैं उनका नेशनल फ्रीडम से कोई नाता नहीं है। शुरुआत में उनके सब लोकलाइज्ड एजेंडाज हैं, लोकलाइज्ड उनकी दिक्कतें हैं, जैसे बिरसा मुंडा, उलुगुलन अपराइजिंग, पता होगा तब मेंशन करोगे। नेशनल फ्रीडम से उनका लिंक कब सेटअप होता है, सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जब नॉन कोऑपरेशन के बाद पता लगता है कि अभी मेजोरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो मूवमेंट से बाहर हैं, तो उन्हें कैसे लाया जाए, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कैसे बनाया जाए या पॉलिटिकल एजुकेट कैसे किया जाए। सीडीएम में आप देखोगे रोल ऑफ रानी गेडेनलियू एंड हाइको जेडोनंग, उनको फिर अरेस्ट किया गया और बाद में 1946 में उनको रिहा किया गया, और बाद में फिर वो नागालैंड की मूवमेंट चलती है। तो अगर आपको हिस्टोरिकल एंगल ही नहीं पता है कि 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में और फ्रीडम स्ट्रगल में ट्राइबल्स का रोल क्या रहा, कि पहले जो है वो लोकलाइज्ड रोल था अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने जंगलों को बचाने के लिए, और बाद में धीरे धीरे वो नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बन गए, कि कब वो हिस्सा बने, ये सारा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसे आप लिख पाएंगे। ये तो प्योर टॉपिक ही हिस्ट्री का है, इसमें तो आप कुछ लिख ही नहीं सकते, प्योर। तो अगेन जीएस नहीं पता होगा, नहीं पढ़ी होगी हिस्ट्री, ऐसे आपकी पकड़ से बिल्कुल बाहर है। अगला, इंग्लिश इन इंडिया, डेविएंस एंड वेरिएंस। इंग्लिश पर बात हो रही है। पहली बात तो इंग्लिश कब आई भारत में, भैया ब्रिटिशर्स के टाइम में आई। ब्रिटिशर्स के समय में आप लोग देखोगे कि जब ब्रिटिशर्स ने जिम्मेदारी उठाई कि इंडियंस को पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए,
तो उनके बीच में बहस छिड़ जाती है, एंजलिस्ट एंड द ओरिएंटलिस्ट डिबेट छिड़ जाती है। उसके बाद इंग्लिश एंड वर्नेकुलर की डिबेट छिड़ जाती है कि हमें इंग्लिश में एजुकेशन देनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज में देनी चाहिए। 1935 में मैकुलिस मिनट आया जो कहता है कि ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, थोड़े से लोगों को अपने इंग्लिश में तैयार करो, धीरे धीरे इंग्लिश फैल जाएगी। लेकिन बाद में वुड्स डिस्पैच आता है जो वर्नेकुलर लैंग्वेज की बात करता है, और साथ ही साथ हायर एजुकेशन में इंग्लिश आ जाती है। इंग्लिश जो है इन कंटेम्परेरी टाइम्स सुप्रीम कोर्ट में आप देखोगे कि लैंग्वेज क्या है, ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं भारत में जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, क्योंकि हर एक जो स्टेट है उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो आज कंटेम्परेरी टाइम्स में आप लोग देखोगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंग्लिश इन द सोसाइटी, उसकी शुरुआत कहां से हुई, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट लेकर आओगे, फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट लेकर आओगे। तो ये सारी चीजें आपने कहां पढ़ी हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर आपने हिस्ट्री में। अगेन पेपर वन पढ़ोगे तो पेपर 2 का कंटेंट तैयार होगा। वाओ, कैंपेन टू द सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज 2022 का है। हर पेपर में से एक निकालने की कोशिश करी है मैंने। एंडेंजर्ड स्पीशीज होती, पहले स्पीशीज क्या होती है इकोलॉजी में सीखोगे या बायोलॉजी में सीखोगे। एंडेंजर्ड की डेफिनेशन क्या है कि कौन सी कैटेगरी के एनिमल्स को हम एंडेंजर्ड कहेंगे, कौन सी को थ्रेटेंड कहेंगे, कौन सी को नियर थ्रेटेंड कहेंगे, कौन सी कैटेगरी को हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहेंगे। IUCN पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर साइट्स पढ़ना पड़ेगा, जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज के ट्रेड पर रोक लगाता है। वाइल्ड लाइफ, भारत की बात करें तो भारत में इन्वायरमेंटल एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको पता लगेगा कि क्या क्या अपेंडिक्स हैं, क्या क्या शेड्यूल्स हैं, किस शेड्यूल में किस जानवर को रखा गया है। प्रूफ रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा, उसके चेयरमैन कौन है, क्यों उसको प्राइम मिनिस्टर के अंडर रखा गया है, वाइल्ड लाइफ वार्डन का रोल देखना पड़ेगा। जो सारी चीजें आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ेंगे तो बता पाएंगे प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, प्रोजेक्ट राइनो क्या है। और यही तो पूछा गया है ऐसे में कि कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीशीज की पूरी दुनिया में और स्पेशली इंडिया में सारे दोनों एग्जांपल मिलाकर आप बता सकते हैं कि एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है, शुरुआती कैसे होगी, एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है, उसको पूरी दुनिया में कैसे क्या किया गया है, उसको बचाने के लिए क्या क्या कैंपेन चलाया गया, भारत में क्या चलाया गया, भारत में ये एक्ट क्या कहता है, वाइल्ड लाइफ वार्डन का रोल क्या है। अगर पता होगा, पेपर 1 का कंटेंट एनवायरमेंट पढ़ा होगा, तो पेपर 2 का प्रॉपर ऐसे आपको करंट के साथ डालना है। प्राइस राइज प्योर इकोनॉमिक्स का टॉपिक, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन प्राइस राइज कॉजेज एंड इफेक्ट्स। इन्फ्लेशन पता होगी तो ये ऐसे आपका गया, बिल्कुल गया। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स छोड़कर गए हो, इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है पेपर 1 की, तो ये भी गया। प्राइस राइज क्या, इन्फ्लेशन है, उसके कुछ कॉजेज हैं, उसके कुछ टाइप्स हैं। इन्फ्लेशन क्या होती है, गलोपिंग क्या होती है, इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या होता है, कैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है, कैसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है, उसके कॉजेस समझेंगे आप। और फिर डिमांड का एंगल लेकर आएंगे कि जैसे जैसे इंसान प्राइस बढ़ेगा उसका इफेक्ट क्या होता है, लोगों की डिमांड कम हो जाती है। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप सीखते हैं डिमांड इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस एंड इनकम। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डिमांड। और डिमांड अगर घट गई तो डिफ्लेशन आएगा मार्केट में, रिसेशन आएगी। रिसेशन से क्या होगा, इसलिए जो इन्फ्लेशन है वो सरकार जो है हमेशा 4+-2 के ब्रैकेट में रखती है, यानी 2% से लेकर 6% तक इन्फ्लेशन बढ़ती रहनी चाहिए। ये मापदंड है सरकार का। फिर इसका ज्योग्राफिकल एनवायरमेंटल एस्पेक्ट लेकर आएंगे कि क्या ज्योग्राफी के, जैसे हमने पहले टॉपिक में ही बात की वीट में, कि जैसे वीट का प्रोडक्शन कम हुआ तो उसका प्राइस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अवेलेबिलिटी, डिमांड, ये सारी चीजें। बेटा पेपर 1 पता होगा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। पेपर 1 की चीजें ढंग से पढ़ी होंगी तो पेपर 2 का कंटेंट होगा आपके पास। और आपके पास अगर पेपर 2 का कंटेंट, पेपर 1 से आप कंटेंट डराइव करोगे, कंटेंट आपने क्या किया, डराइव किया। कंटेंट ड्राइव करके आपके पास पेपर 2 का कंटेंट आ गया। नाउ व्हाट यू नीड, राइटिंग। राइटिंग के लिए आपको क्या चाहिए, लैंग्वेज चाहिए। कि सर मैं सेंटेंस बना तो लेता हूं, फॉर्मेशन तो कर लेता हूं, लिख नहीं पाता हूं। हो जाएगा बेटा, लैंग्वेज आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। एंड व्हाट यू रीड, इसलिए न्यूज़पेपर में अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, एक्सप्लेन पेज को उठाएं, जो भी टॉपिक, क्यों नहीं समझ में आता अखबार से समझ में नहीं आता, क्योंकि आप टॉपिक को रिलेट नहीं कर पाते हो अपने पेपर 1 के टॉपिक से। इसीलिए आपको पेपर 1 को थोरोली पढ़ना है, और साथ ही साथ जो भी आप लोग पढ़ते हैं वो आप शुरुआत से ही रिलेट कर लिखना शुरू करो। चाहे आप एक ही पैराग्राफ लिखते हैं, एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ में मत लेगा, एक पैराग्राफ नहीं लिख पाते हो, एक लाइन लिखना शुरू करो कि आज मैंने इन्फ्लेशन के बारे में कुछ पढ़ा, आज मैंने लद्दाख रूट्स के बारे में कुछ पढ़ा, लद्दाख के बारे में पढ़ा, तो मैं 2 लाइन लिखता हूं। 2 लाइन से वो 20 लाइन धीरे धीरे बन जाएंगी, लेकिन उसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, और कंसिस्टेंसी मांगती है करेज। होगा तो कर लोगे, नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे, साफ सीधी बात है। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में चीजें बता सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, टू एड यू, टू गाइड यू। जय हिंद।